नमस्कार, दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम आपके लिए फिर से नंबर सिस्टम के आज दूसरे पार्ट को लेकर आए हैं। जो हम लोग अभी यूपीएससी 2024 पे हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे, उसका आज एपिसोड नंबर 8 है। 7 एपिसोड आप लोगों ने देख लिया होगा। 6 एपिसोड इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे था जिसपे हम लोग मिक्स क्वेश्चंस पे बातचीत करते थे, लेकिन अब हम लोग चैप्टर वाइज इस पे डिस्कशन कर रहे हैं और हम लोगों ने नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया है। तो पहले हम लोग एक चैप्टर मैथ्स का लेंगे, फिर एक चैप्टर रीजनिंग का, एक चैप्टर मैथ्स का, इस तरह करके हम लोग डिस्कशन करेंगे जिससे कि आपकी तैयारी होती रहे। तो अभी नंबर सिस्टम का ये दूसरा पार्ट है। एक पार्ट और करेंगे नंबर सिस्टम का जिसमें कि थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन होगा। उसके बाद हम लोग रीजनिंग के किसी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग एपिसोड नंबर 8 पे बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा संख्या पद्धति भाग 2। भाग 2 का मतलब है कि आप कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल है। हम लोगों ने अभी इजी लेवल पे बात कर लिया था, ये मॉडरेट लेवल है। मॉडरेट लेवल आप इसको कह सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा उससे बेहतर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। कुछ क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको ट्रिकी लगेगा, लेकिन आप हमारे साथ कॉन्सेप्ट को सीखते रहें जिससे कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो सके। तो चलिए हम लोग आज सबसे पहले पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। अभी पिछले एपिसोड में क्या हुआ था कि ये अंतिम क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पे, और उस एपिसोड का ये अंतिम क्वेश्चन है। उसमें क्या होगा, थोड़ी सी उसमें गलती हो गई थी जिस वजह से आप लोगों ने कमेंट किया कि इसका उत्तर ये नहीं, ये होना चाहिए। हालांकि हम लोगों ने कमेंट में एक पिन करवा दिया है जिससे कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, लेकिन जिन बच्चों को समझ नहीं आया होगा उस कमेंट से, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने फिर दोबारा इस क्वेश्चंस को ले लिया है कि आपको एक बेहतर तरीके से समझा सके। उसमें थोड़ी सी त्रुटि रह गई थी। तो चलिए हम दोबारा उस क्वेश्चंस को करेंगे जो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने अंतिम क्वेश्चन में कुछ आप लोगों को कंफ्यूजन हो गया था और कुछ बच्चे का कमेंट आया था कि इस क्वेश्चन में डाउट रह गया और समझ नहीं आया। तो डाउट वाला कंडीशन यहाँ पे नहीं रहेगा आपके साथ। आपको हर चीज का यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा और हर चीज को आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग पहले आज जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि 6 पे पावर 7, 35 पे पावर 5 और 99 पे पावर 13 में मौजूद अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभाज्य संख्याएं आपको बताया गया था पिछले एपिसोड में कि अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो खुद से और एक से विभाजित होती है, उसके अलावा किसी भी संख्या से वो विभाजित नहीं होती है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या जो होता है वो सबसे पहले 2 से स्टार्ट होता है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है। इस तरह की जो संख्या है वो अभाज्य संख्याएं होती है। तो यहाँ पे है 6 पे पावर 7 गुना 35 पे पावर 5 गुना 99 पे पावर 13। आपको यहाँ दिख रहा होगा 6 भी भाज्य संख्या है, 35 भी भाज्य संख्या है और 99 भी भाज्य संख्या है। हम इसको 6 को अभाज्य संख्या के अगर गुणनखंड में लिखें या उसको अभाज्य संख्या के गुणन में लिखें तो 2 गुना 3 लिख सकते हैं और पावर 7 रह ही जाएगा। आपको पता है कि 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या है। अगर हम 35 को लिखें तो 5 गुना 7 लिख सकते हैं, पावर 5 रह जाएगा। यहां भी आपको दिख रहा होगा 5 और 7 अभाज्य संख्या है। 99 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 11। ठीक है, इसका पावर 13 यहां लिख सकते हैं। यहां आपको दिख रहा है 3, 3 और 13 तीनों अभाज्य संख्या है। अब एक चीज समझिए कि हम इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 7, 3 पे पावर 7, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों पे पावर है ये। 5 पे पावर 5 गुना 7 पे पावर 5 गुना 3 पे पावर 13 गुना 3 पे पावर 13 गुना 11 पे पावर 13। इतना तो आप लिख ही सकते हैं ना। अब एक बात समझिए कि 2 यहाँ 7 बार है, 3 यहाँ 7 बार है, 5 यहाँ 5 बार है, 7 यहाँ 5 बार है, 3 13 बार है, फिर से 3 13 बार है और 11 यहाँ पे 13 बार है। तो कुल मिला के अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या हो जाएगी, 7 प्लस 7, 5 प्लस 5, 13 प्लस 13 और प्लस 11, है ना। 13 प्लस 13 प्लस, सॉरी फिर से 11 नहीं 13 लिखना है। वही गलती हो गया था कि एक्चुअली यहाँ वाला नंबर बार बार रिपीट हो जा रहा है, बेसिकली 13 लिखना है। जब आप जोड़ेंगे तो देखिए 7 7 14, 10 24 और 13 प्लस 13 प्लस 13 39 होता है। जब 39 और 24 को जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 63।
तो मेरा जो आंसर होगा 9 4 13, 3 2 5 1 6, 63 होगा। और यहाँ पे ऑप्शन को भी यहाँ पे ठीक कर लिया गया है। पहले ऑप्शन यहाँ पे 60 था, अब यहाँ पे ऑप्शन को भी ठीक कर लिया गया, तो मेरा सही जवाब हो जाएगा 63। तो अब विश्वास है कि सारे बच्चे को समझ आ गया होगा और अब किसी को भी कोई डाउट नहीं रहा होगा, तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक्चुअल में आज का पहला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित समीकरण में Q का अधिकतम मान क्या होना चाहिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में आता है ना। देखिए जो क्वेश्चन यूपीएससी में आएगा या पूछा जाता है हम उसी को कराएंगे। नंबर सिस्टम पढ़ाने का ये मतलब नहीं होगा कि आपको बेवजह के क्वेश्चंस को पढ़ाया जाए जो आपके काम का ना हो, वैसे क्वेश्चंस को नहीं पढ़ाया जाएगा। बेसिक थोड़ा बहुत नंबर सिस्टम सबको आता ही है, तो उसमें हम नंबर्स के बारे में नहीं पढ़ाएंगे बहुत ज्यादा। तो वैसे क्वेश्चन को लिया जाएगा जो क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए और पूछा भी गया है। यहाँ पे कह रहा है 5p9 माइनस 7q2 प्लस 9r6 का सम जो है वो 823 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे Q का अधिकतम मान आप क्या रखेंगे, मतलब यहाँ पे Q का अधिकतम मान क्या होना चाहिए जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो आप एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 5p9, ठीक है ना। उसके बाद माइनस है तो माइनस लिख दीजिए 7q2, फिर यहाँ पे प्लस लगा दीजिए 9r6 और जोड़ के यहाँ पे हो जा रहा है 823, ठीक है। इतना तो लिखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि Q का अधिकतम मान क्या होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे क्या रख पाएंगे आप मैक्सिमम वैल्यू Q का। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है 5 6 7 और 9। इस चार ऑप्शन में कोई एक ही ऑप्शन होगा ना। अब एक चीज देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करें, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये माइनस है यहाँ प्लस है, तो 9 में 2 जाएगा 7, 7 और 6 13, 13 तो है मतलब 3 है ना, तो कैरी हो गया यहाँ पे 1। उसके बाद अगर आप यहां नोटिस करेंगे तो देखिए 5 और प्लस 9 कितना होता है 14, 14 में 7 जाएगा 7, मतलब यहाँ पे भी एक आना चाहिए कैरी 1, मतलब यहाँ पे क्या है 12 है ना, तभी यहाँ पे कैरी 1 हुआ। यहाँ पे 13 था, क्लियर है ना, तभी इसका कैरी 1 इधर हो गया। और ये 5 एक 6, 6 9 15 में 7 गया 8, क्लियर। तो आप यहाँ पे क्या देख पाए कि P प्लस Q और प्लस R का जो मान है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैरी 1 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे ये क्या आना चाहिए 11 प्लस 1, मतलब यहाँ पे P प्लस Q प्लस R का मान क्या हो जाएगा, सॉरी P प्लस Q प्लस R नहीं, P माइनस Q प्लस R का मान यहाँ पे 11 होना चाहिए, तब यहाँ एक जोड़ के 12 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या है प्लस नहीं है, P माइनस Q प्लस R का जो मान है ना वो 11 ही होना चाहिए, तभी यहाँ एक कैरी जोड़ के यहाँ पे 12 हो जाएगा। कहने का क्या मतलब हुआ कि P माइनस Q प्लस R आपको 11 लाना है। अब एक बात सोचिए, Q का अगर आप अधिकतम मान 9 रख लें, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं ऑप्शन 9 से, तो P माइनस 9 प्लस R बराबर 11 अगर होगा तो P प्लस R का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 का मतलब क्या होगा, अगर दोनों मान को भी 10-10 ले लेंगे तभी तो 20 पूरेगा। 11 9, 11 ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही डिजिट लेना है ना, 10-10 भी नहीं ले सकते, तो यहाँ पे 9 का संभावना नहीं बन पा रहा है, तो हम 9 नहीं ले पाएंगे। सपोज कर लेते हैं हम 7 ले, 9 के बाद तो 7 है सबसे बड़ी संख्या, तो P माइनस 7 प्लस R इज इक्वल टू 11 ले ले, तो यहाँ पे देखेंगे P प्लस R का मान जो है ना वो 18 होना चाहिए। मतलब P प्लस R अगर 18 हो तो हम कह सकते हैं कि 9 प्लस 9 ले लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। हम दोनों संख्या को 9 ले लेंगे, मतलब दोनों डिजिट 9 ले लें। और यहाँ पे देखिए कहीं भी ऐसा कंडीशन नहीं लिखा है कि दोनों, मतलब सारे जो भी दिए हैं PQR या जो भी मिसिंग है, और अच्छा PQR ही मिसिंग है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि PQR एक अलग अलग डिजिट होना चाहिए या एक अलग अलग संख्या होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि P प्लस R का मान हम लोग 18 में 9 प्लस 9 ले सकते हैं। तो Q का जो मैक्सिमम मान है ना वो यहाँ पे 7 होगा। तो आप अगर 7 रख देंगे तो मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देख लिए होंगे। फिर देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत आता है ऐसा क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी रूल का है। यदि x और y संख्या 7 8 3 XY के दो अंक इस प्रकार है कि 80 से यह संख्या विभाज्य है तो x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक 5 अंकों की संख्या दी गई है 7 8 3 XY और ये 80 से विभाजित है।
तो आपसे पूछा जा रहा है कि x प्लस वाई का मान क्या होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम संख्या लिख ले 783 और यहाँ पे है x और y। अब ये जो संख्या है ये कहीं ना कहीं 80 से भाग लग रहा है। देखिए अभी तक आप लोगों ने जो डिविजिलिटी रूल पढ़ा है वो 80 का तो नहीं पढ़ा है ना। लेकिन देखिए कभी भी डिविजिलिटी रूल अगर मान लेते हैं आप जो जितना पढ़े उससे कहीं ज्यादा आ जाए तो आप सीधा सीधी उसको फैक्टर करने की कोशिश करना, फैक्टर कर लेना। हम 80 को 10 गुना 8 तो लिख सकते हैं ना। मतलब कहने का मतलब है कि 80 से अगर कोई संख्या भाग लग रहा होगा, लग रही होगी, तो कहीं ना कहीं वो 10 और 8 से भी भाग लगनी चाहिए, 10 से भी और 8 से भी। अब एक बात बताइए 10 की डिविजिलिटी रूल क्या होता है? 10 से भाग लगने के लिए मतलब यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे तय हो गया कि y का मान यहाँ पे एनी हो 0 ही आएगा, ये तो तय है। y का मान 0 आएगा तभी वो संख्या आपका 80 से भाग लगेगा। वैसे भी कॉमन सेंस लगाइए, 80 से भाग लगने के लिए यहाँ पे तो 0 आना ही है ना, तभी तो भाग लगेगा। यहाँ पे 3 आ जाएगा तो कहां से 80 से भाग लगेगा। ठीक है, ये तो तय हो गया। अब बचा x का मान। अगर x का मान पता लग जाए तो आप बहुत मजे मजे में निकाल लेंगे। लेकिन अब देख रहे हैं कि ये तो आपने कर लिया, अब बचा आपका 8। 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। मतलब किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंकों को अगर आप 8 से भाग दे देते हैं तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होती है। मतलब ये जो है 3 अंक 3xy, तो हम कह सकते हैं 3xy की जगह 0 लिख ले और ये 8 से भाग लगना चाहिए। तो यहाँ पे x का मान ऑप्शन से उठा उठा के रख ले। तो अगर पहला ऑप्शन 2 है तो 320 को अगर हम 8 से भाग करेंगे तो देखिए आराम आराम से ये 40 बार में कट जा रहा है। मतलब कह सकते हैं कि x का मान यहाँ पे 2 होगा। देखिए 3 रखिएगा तो 330 कभी भी 8 से भाग नहीं लगता है, 370 कभी भी 8 से भाग नहीं लगेगा, 340 भी कभी भी 8 से भाग नहीं लगेगा। जब नहीं लगेगा तो ये 3 ऑप्शन तो मेरा नहीं हो रहा। यहाँ x का मान 2 है, अब x प्लस वाई का मान आप आराम से बता देंगे 2 प्लस 0 2 ही होता है। और देखिए यहाँ ऑप्शन से हमने नहीं उठाया, यहाँ पे ऑप्शन x प्लस वाई दिया हुआ है। लेकिन आप बोलेंगे कि फिर ऑप्शन से आपने क्यों उठाया, यहाँ पे तो x का मान नहीं दिया है ऑप्शन में, तो फिर आप क्यों ले रहे हैं ऑप्शन से। बेसिकली एक बात समझिए, जब y का मान 0 है तो बचा ऑप्शन में x ही का मान है ना। वो जब y का मान 0 दिया है तो x प्लस वाई बेशक ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन जब 0 हो जाता है y तो जाहिर सी बात है ये x का ही मान है ना, क्योंकि x प्लस वाई 2 प्लस 0 2 ही हो रहा है, इसीलिए ऑप्शन को यहाँ पे यूज कर लिए। अगर y का मान 1 होता तब हम ऑप्शन को यूज नहीं करते, और बहुत जरूरत भी नहीं था ऑप्शन को यूज करने का। हम यहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे, जाहिर सी बात है कोई भी संख्या 0 के बाद हम 1 से स्टार्ट कर सकते हैं ना, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो 3 कितना हो जाएगा 310 320 330 यही तो लेके चलेंगे ना। तो मेरा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यह भी शानदार क्वेश्चन है। जब एक धनात्मक पूर्णांक n को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 होता है। यदि 9n स्क्वायर प्लस 5 को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। समझ पा रहे हैं, एक धनात्मक पूर्णांक है मतलब पॉजिटिव इंटीजर n है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर n है, उसको 12 से भाग करने पर शेष 5 आता है। तो बोल रहा है 9n स्क्वायर प्लस 5 को 12 से भाग करने पर क्या शेष बचेगा। एक बात समझिए, मान लेते हैं कि वो n बटे 12 होगा, ऐसे करने से शेषफल क्या बच रहा है 5। तो सपोज कर लीजिए वैसी संख्या 65 भी हो सकती है 12 पंचे 60। मान लेते वो संख्या 17 भी हो सकता है, ठीक है, इसमें भी शेष 5 बच रहा है। मतलब 17 से स्टार्ट होगा वो संख्या, ये तो तय बात है 17 से स्टार्ट होगा। अच्छा एक बात समझिए, हम 5 बटे 12 भी लिखेंगे तो यहां पे देख रहे शेष 5 ही बच रहा है, क्योंकि अगर डिवाइड नहीं भी हो रहा है तो ऊपर जो है वो शेष होता है, ये बात याद रखिएगा। तो हम कह सकते हैं कि n का मान यहाँ पे सबसे छोटा हम 5 ही लेके चल लें, ठीक है। आप चाहे तो 17 भी ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे तो 17 भी ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे छोटा मान आप 5 भी ले सकते हैं कि हम 5 बटे 12 ही पहली संख्या माने, कि 5 बटे 12 है तो 12 से वो भाग ही नहीं लगा, तो कह सकते हैं कि वो शेष 5 ही है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे शेष 5 बच रहा है तो हम n का मान यहाँ पे 5 ही ले लिए, तो अगर n का मान यहाँ पे हम 5 ले लिए तो अब यहाँ पे क्या है 9n स्क्वायर अब प्लस 5, 9 5 स्क्वायर
प्लस 5। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 25 गुना 9 225 प्लस 5 230। अगर 230 को आप 12 से भाग करेंगे तो आप नहीं बता देंगे शेषफल क्या होगा। देखिए 12, 12 एक 12, फिर 11 बचा 110, 12 नमा क्या नाम है 108, तो कितना बचा शेष 2। मतलब शेष यहाँ पे 2 बचेगा। जब आप 230 को 12 से भाग करेंगे ना तो शेषफल आपका 2 बचेगा और यही मेरा सही जवाब है। क्या है? यही मेरा सही जवाब है। आप 17 भी रख लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो आप बस इतना समझिए कि आपको सबसे छोटी संख्या लेनी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सबसे छोटी संख्या लेनी है। अगर आप 17 को भी देख लें करके तो एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 17 गुना 17 कितना हो जाता है 289। इसको 9 से गुना करेंगे, 9 है ना, 9 नमा 81 8, 9 अठे 72 8 80, ठीक है ना, 9 अठे 72 8 80, फिर कैरी 8 ही होगा, 9 दूना 18 8 26, और इसमें कितना जोड़ना है 5, तो कितना हो जाएगा 2606। अगर आप 12 से इसको भाग करेंगे तो देख लीजिए, कर लेते हैं, 12 दूना 24 2, 12 का 12 कितना बच गया 8, अब 12 सत्ते 84 है ना, 86 में 84 चला जाएगा। देखिए शेषफल 2 ही आया है ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना था, बस आपको सबसे छोटी संख्या लेने से ये फायदा होगा कि आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। एग्जाम में आपके पास समय कम है, एग्जामिनर को आपको इंप्रेस तो करना है नहीं कि भाई हमने बड़ी संख्या लेके बनाया है, ज्यादा कैलकुलेशन किया है तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, ज्यादा मार्क्स देगा, ऐसा नहीं है। वहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको ज्यादा से ज्यादा समय बचाना है। तो मेरा सही जवाब है ऑप्शन नंबर। अब चलिए अंतिम क्वेश्चन है, 3-3 अंकों वाली संख्याओं ABC, BCA और CAB के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कथन, संख्याओं का योग A प्लस B प्लस C से विभाज्य नहीं है। दूसरा है कि संख्याओं का योग 37 से विभाज्य है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आप अगर याद करेंगे तो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, बस थोड़ा सा क्वेश्चंस के पैटर्न को चेंज कर दिया है हमने, तो आपको समझाने के लिए कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे 3 अंकों की संख्या है ABC, BCA और तीसरा है CAB, ठीक है। अब इस तीनों संख्याओं को जोड़ा गया है, ठीक है, तीनों संख्याओं को क्या किया गया है, जोड़ा गया है तीन संख्याओं के संबंध में। हाँ, तीनों संख्या को अगर हम जोड़ दें तो संख्याओं का जो योग है वो A प्लस B प्लस C से विभाज्य नहीं है, तो संख्याओं को सबसे पहले जोड़ना पड़ेगा। अब एक बात समझिए कि कोई संख्या मान लेते हैं 9 8 और 7 है, तो बेसिकली ये कैसे लिखा गया है आप इस बात को समझिए। ये है यूनिट प्लेस, ये है 10th प्लेस और ये है 100th प्लेस। एक्चुअल में ये है 9 गुना 100 प्लस 8 गुना 10 अब प्लस 7 गुना 1, तभी तो ये 987 हुआ है। ऐसे थोड़ी है कि 9, इसका मान एक्चुअल में 900 है, उसका मान 800 है, सॉरी 80 है, और तीसरे का मान जो 7 है क्योंकि यूनिट प्लेस पे। तो ABC जो है ना यहाँ पे एक्चुअल में ये है 100 इंटू A प्लस 10 गुना B अब प्लस 1 गुना C, है ना। उसके बाद अगर इसको लिखें तो 100 गुना B प्लस 10 गुना C प्लस 1 गुना A है ये। उसके बाद अगर हम इसको लिखें तो ये हो जाएगा 100 गुना C, ठीक है, प्लस 10 गुना A अब प्लस 1 गुना B। एक्चुअल में ये है, जब आप इस सब को जोड़ देंगे ना तो देखिए क्या होगा आपका उत्तर, 100A 10A और 1A मतलब 111A, क्लियर। 100B 10B और 1B मतलब 111B। उसके बाद आप देख पा रहे हैं 100C 10C और 1C मतलब 111C। और यहां पे अगर आप 111 को कॉमन कर ले तो यहां पे हो जाएगा A प्लस B प्लस C, क्लियर। आप अब इसको देखिएगा, ठीक है, अगर आपको देखना हो तो बस आप इसको देखिए। यहां पे देख पा रहे हैं 111 A प्लस B प्लस C है, इसका क्या मतलब हुआ कि A प्लस B प्लस C क्या है, यहाँ पे फैक्टर है किसका, इसका, इसके सम का। तो हम कह सकते हैं जो फैक्टर होता है वो तो उसको डिवाइड करता ही है, मतलब ये जो संख्याओं का योग है ना वो A प्लस B प्लस C से विभाज्य होगा, नहीं होगा गलत है। हम कह सकते हैं कि ये 100% होगा, क्लियर। दूसरा है कि संख्याओं का योग 37 से विभाज्य है, यहाँ पे देख रहा है 111,
तो हम कहेंगे 111 को हम 37 गुना 3 लिख सकते हैं ना। तो 111 को यहाँ पे आप 37 गुना 3 के फॉर्मेट में लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 37 गुना 3 गुना a प्लस बी प्लस सी, तो कह सकते हैं कि ये संख्या 37 से तो विभाज्य हो जाएगा बहुत आराम आराम से। तो हम कह सकते हैं कि ये a प्लस बी प्लस सी 37 और 3 ये सब क्या है, उस संख्याओं का फैक्टर है। और अगर जो संख्याओं का फैक्टर होता है मतलब वो उसको भाग भी कंप्लीटली करेगा। तो हम कह सकते हैं कि संख्याओं का योग हमेशा 37 या 111 या 3, 37 से या 111 से या 3 से, इस तीनों संख्याओं से हमेशा विभाज्य होगा। ये लाइन क्यों मैंने लिखा है, सॉरी ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया कि अगली बार अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको याद रख सकते हैं कि किससे किससे भाग लगेगा, ये 37 से, 111 से, 3 से और संख्याओं के डिजिट की सम से, संख्याओं के डिजिट के सम से, है ना। a प्लस बी प्लस सी इसलिए लिखा है कि यहाँ a प्लस बी प्लस सी है, एक्स वाई जेड भी हो सकता है, पी क्यू आर भी हो सकता है, इसलिए मैंने ये बोला है संख्याओं के डिजिट के सम से, है ना, संख्याओं के डिजिट के सम से। देख लीजिए a प्लस बी प्लस सी या b प्लस सी प्लस ए या c प्लस ए प्लस बी, बात वही। तो कुल मिला के मेरा जवाब क्या हो गया, केवल 2। केवल 2 मेरा यहाँ पे कथन सही है, बाकी कथन गलत है। तो इस तरह आज हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन नंबर सिस्टम के कर लिए, मॉडरेट लेवल के, और आपको बहुत मजा आया होगा इस एपिसोड में। तो आप इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, है ना, क्वेश्चंस को लोगों तक पहुंचाएं कि कम से कम उनको भी सीखने का मौका मिले और 2024 में बहुत मजे मजे में सीसेट का पेपर क्वालिफाई कर ले। एकदम सीसेट की तैयारी आपकी बेहतरीन हो रही है। अगर आप हमारे एपिसोड से जुड़े रहेंगे तो वादा है, विश्वास है कि आपका एकदम आराम से सीसेट का पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि सीसेट का पेपर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो आपको अभी से तैयारी करना पड़ेगा और अभी से हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा 2024 तक। मई वगैरह में पेपर होता है, आपको पता है, हर साल। तो समय धीरे धीरे बीतता जा रहा है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और बहुत जल्दी में हम आपको तैयारी करा देंगे। तो जैसे ही नंबर सिस्टम का तीसरा एपिसोड होगा उसके बाद हम लोग रीजनिंग के एक चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए और उस पर कमेंट भी कर दीजिए कि आपको सेशन कैसा लगा। और दूसरी बात है कि टेलीग्राम पे जो चैनल है उस पे आपको लिंक और वीडियो का पीडीएफ मिल ही रहा होगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, आज के लिए शुक्रिया।